जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे कि कैसे एक बार फिर से भारतीय वायुसेना एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, और कैसे एक बार फिर से देसी ग्राउलर की जो चर्चा है वो शुरू हुई है। आपको 2010 का दशक तो याद होगा। ये दशक काफी महत्वपूर्ण था भारतीय वायुसेना के लिए, क्योंकि इसी दशक में भारतीय वायुसेना ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म की परिकल्पना शुरू करी थी जो कि अमेरिका के EATG ग्राउलर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, इसके समकक्ष होने वाला था। और उस समय इसको संज्ञा दी गई थी देसी ग्राउलर। मुख्यतः इस प्रपोजल के अंतर्गत जो सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म था, उसको एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट पे कन्वर्ट करने की बात चल रही थी। लेकिन ये प्रोग्राम इससे पहले कि आगे बढ़ पाता, जब इसका अध्ययन शुरू किया गया तो यहाँ पर बजटरी और जो प्राथमिक हर्डल्स थे वो हमें देखने पड़े, और इन्हीं हर्डल्स की वजह से ये प्रोग्राम आगे बढ़ ही नहीं पाया। लेकिन तकरीबन एक दशक बाद एक बार फिर से भारतीय वायुसेना और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय एडवांस डिस्कशंस में है कि कैसे एक प्रूवन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी का यूज करके एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म में हम एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को तैयार कर सकते हैं, जो या तो सुखोई 30 MKI पर आधारित होगा या फिर आने वाले तेजस मार्क 2 प्लेटफॉर्म पर आधारित होने वाला है। और इस समय इन्हीं दोनों एयरक्राफ्ट यानी कि सुखोई 30 MKI और तेजस मार्क 2 को ही प्राथमिक कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि इस एयरक्राफ्ट या इस रोल के लिए उपयुक्त माने जा रहे हैं। और ये सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और दूसरे जो मिशन है उसमें जो अपनी उपयोगिता है उसको साबित करेंगे। ये इनिशिएटिव बेसिकली एक ऐसे कैपेबिलिटी गैप को एड्रेस कर रहा है जो कि हमें कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में देखने को मिलता है। एक तरफ जो हमारे एडवर्सरी खासकर चाइना अपने इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स की जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाता जा रहा है, और उनका जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है ये आने वाले भविष्य में हमारी प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को क्रिपल कर सकता है। तो इसको काउंटर करने के लिए अब ज़रूरी यही है कि हम इस समय अपने जो एयरक्राफ्ट की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाएं। और ऐसे में हमें एडवांस जो जैमर्स हैं इनकी ज़रूरत पड़ेगी, एडवांस रडार वार्निंग रिसीवर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एंटी रेडिएशन म्यूनिशंस की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके अलावा एक डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी रखता हो। अब हम मौजूदा प्लान को समझें इससे पहले हमें जाना पड़ेगा 2010 के दशक में, जब भारतीय वायुसेना और DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तीनों बड़े प्लेयर्स जो हैं एक साथ आए थे एक टेबल पर, और इन्होंने सुखोई 30 MKI, जिनकी संख्या 10 से 20 थी, इनको चुना था। और ये उद्देश्य था कि इन्हीं चुनिंदा Su-30 MKI फाइटर जेट में जो स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट है वो तैयार किया जाए। और उस समय इसको देसी ग्राउलर की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि उस समय ये माना गया था कि ये हमारी स्ट्राइक फॉर्मेशन को एस्कॉर्ट करेगा, और इसके जो पावरफुल जैमिंग पॉड है और हाई स्पीड डैशेस हैं ये बेसिकली हमें काफ़ी मदद करने वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि DRDO, इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये जो प्लान था ये कभी अपना आगे बढ़ ही नहीं पाया। और उस समय जो DRDO का होम ग्रोन सूर्य समयुक्त बैटलफील्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम था और दूसरी मिसाइल्स थे, उनको इस प्रोग्राम के लिए कंसिडर किया गया था। लेकिन ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाया, और फिर बजटरी कंस्ट्रेन और सुपर सुखोई प्रोग्राम के चलते इसको स्क्रैप करना पड़ गया। दरअसल इसकी असली वजह मानी जाती है भारतीय वायुसेना का सुपर सुखोई प्रोग्राम, जिसके लिए 63,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो उसका आकलन हुआ था। और उस समय ये माना गया था कि सुपर सुखोई अपग्रेड के बाद ये एयरक्राफ्ट ऑलरेडी इतने कैपेबल हो जाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन को एग्जीक्यूट कर सके। और बाद में पोस्ट कोविड जो बजटरी कंस्ट्रेन थे, इन्होंने भी जो एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट था इसको विकसित होने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज़ सामने निकल के आई थी उस समय कि जो AL-31FP इंजन है इनकी लिमिटेशंस और एयरफ्रेम में एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन, ये सारी चीज़ें भारतीय वायुसेना के जेब में भारी पड़ने वाली थी, और इसीलिए इस प्रोग्राम को उस समय के लिए अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब आ गया है 2025, जहाँ पर 2025 के मध्य से ही जो डेवलपमेंट है एक बार फिर से शुरू हुआ है, डिस्कशन एक बार फिर से शुरू हुआ है, जहां पर इंडियन एयरफोर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO संयुक्त रूप से अब एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को या एयरक्राफ्ट को विकसित करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जहां पर जो बेसलाइन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है और अपग्रेड रेडार वार्निंग रिसीवर्स हैं
और दूसरी चीज़ें हैं उन एयरक्राफ्ट में होनी चाहिए और उसके बाद जो आगे का काम है वो शुरू किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर अभी रोड मैप क्या होगा इस पर ज़्यादा चर्चाएं नहीं करी गई हैं, क्योंकि अभी जो डिस्कशन है वो एडवांस स्टेजेस में है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस समय ऐसी प्रूवन टेक्नोलॉजीज और मैच्योर टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया जाएगा जो कि ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म में यूज़ करते हो रही हैं। जैसे कि हमारे इवैक प्लेटफॉर्म में जो टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं उनको यूज़ किया जाएगा, और हमारे जो ग्राउंड बेस्ड अक्षतीर नेटवर्क में टेक्नोलॉजीज हो रही हैं उनको यूज़ किया जाएगा। और इसीलिए डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स एक रोड मैप को तैयार कर रहे हैं जो कि भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मीडिया सोर्सेस की बात माने तो ये जो टेक्नोलॉजीज का रीयूज़ है ये कहीं ना कहीं प्रोग्राम को थोड़ा फास्ट ट्रैक करेगा और कैपेबिलिटी टेस्टिंग में हमारी मदद करेगा। हालांकि इन डिस्कशन का आगे चल के अंत कैसा होगा इसके बारे में तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन इतना कंफर्म है कि इस समय उद्देश्य यही है कि एक मॉडुलर पॉड एंड प्ले आर्किटेक्चर जो है उसको देखा जा रहा है ताकि रैपिड कॉन्फ़िगरेशन में मदद मिल सके। और इसके अलावा डीआरडीओ इस समय बहुत सारे जो प्रपोजल्स हैं वो सामने रख रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार ये चीज़ें अपने अंतिम रूप को प्राप्त करेंगी। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि तेजस मार्क 2 और सुखोई 30 MKI इस समय दो प्राइमरी कंटेंडर्स हैं जो देखने को मिल रहे हैं। बात करें अगर सुखोई 30 MKI की तो इस समय तकरीबन 260 यूनिट भारतीय वायुसेना की सर्विस में है, और ये भारतीय वायुसेना की बैकबोन माने जाते हैं। इसमें हमें जनरस हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स के लिए हैं और दूसरी चीज़ों को इंटीग्रेट करने में आसानी हमें प्रदान करेंगे। और पहले भी इसको देसी ग्राउलर की संख्या दी जा चुकी है, और सुपर सुखोई फेज 2 में ऑलरेडी हमें जो विरूपाक्ष गैलियम नाइट्रेट एसर रडार है ये पैसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिटेक्शन में यूज होता दिखाई पड़ सकता है। तो ऐसे में इनकी कैपेबिलिटीज भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होंगी। वहीं अगर हम तेजस मार्क 2 की बात करें तो तेजस मार्क 2 की सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि ये एजिलिटी और लोअर रडार क्रॉस सेक्शन जो है वो टेबल पे ऑफर कर रहा है, और इसका जो स्वयं रक्षा कवच स्वीट है या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है और एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर है, ये ऑलरेडी इसकी कैपेबिलिटी को काफ़ी इन्हांस करता है। तो ऐसे में ये भी एक आइडियल प्लेटफॉर्म हो सकता है। लेकिन देखना ये है कि जो डिस्कशन शुरू हुआ है ये कितना दूर तक चलता है, क्योंकि अभी भी वही चैलेंजेस हैं जो 2010 के दशक में थे। पहला चैलेंज होगा एयरक्राफ्ट को रीडिज़ाइन करना, रिकॉन्फ़िगर करना, और दूसरा चैलेंज होगा बजट, क्योंकि बजटरी कंस्ट्रेंट के चलते ही भारत के बहुत सारे प्रोग्राम डिस्कशन के लेवल तक तो आ जाते हैं लेकिन कभी इस लेवल को पार नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा जो बाबू लूप होल है ये भी हमें काफ़ी देखना होगा कि इसमें जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है इसका सामना इसको ना करना पड़े, क्योंकि आप सबको पता है कि टेडवीएफ जिस हश्र की तरफ जा रहा है, कहीं अगर इस प्रकार का डिस्कशन में ये इन्वॉल्वमेंट हो गई तो फिर इन प्रोग्राम्स का भी भगवान ही मालिक है। तो देखते हैं भविष्य में हमें क्या देखने को मिलता है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।